नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। एक बार टॉपिक को देख लीजिए, क्या है कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। हम यहाँ पर दो तार लेंगे जिनमें से विद्युत का प्रवाह करवाएंगे, दोनों को एक दूसरे के समांतर रखेंगे और जब दोनों को एक दूसरे के समांतर एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो दोनों जो तार हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, चुंबकीय बल लगाते हैं। उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक को समझने से पूर्व, पढ़ने से पूर्व हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सुन लीजिए ओरस्टेड का प्रयोग क्या था। ओरस्टेड ने यह बताया कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी वायर में से जब धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ओरस्टेड के प्रयोग से हमने देख लिया था। उसके पश्चात हमने बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से यह देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। कि जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके छोटे से धारावाही अल्पांश के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो बायो-सावर्ट के नियम से हमने दिया था। हमने एक और टॉपिक पढ़ा था। देखो, बायो-सावर्ट के नियम में हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला, ओरस्टेड के प्रयोग में हमने ये देखा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक टॉपिक हमने और देखा था विद्यार्थियों, क्या है वो टॉपिक को सुन लीजिए कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। उस पर क्या काम करता है? बल काम करता है। और वो बल होता है IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा, जहां I उस वायर में से प्रवाहित धारा, L उस चालक की लंबाई और B उस चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसमें उस चालक को हमने रखा है। विद्यार्थी, जो बातें मैंने अभी बताई वो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि हमने ओरस्टेड का प्रयोग देखा जिससे हमें ये पता चला कि धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बायो-सावर्ट के नियम से उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है IL क्रॉस B या ILB साइन थीटा। विद्यार्थियों, एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोगों में भी हमने एक अनुप्रयोग देखा कि सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है μ0I/2πr। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में यूज में आएगी। ये जो अभी मैंने बताया वो सारी की सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर यूज में आने वाली है, तो उनको हम एक एक करके यूज में लेंगे। देखिए दोस्तों, है क्या, हमने धारावाही चालक पर लगने वाला बल निकाला। यदि दो धारावाही चालक एक दूसरे के समांतर पास में रखे हुए हैं तो एक जो चालक है जब उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है तो दूसरे पर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और उसमें से जब धारा प्रवाहित होगी तो उसके ऊपर बल लगता है और उसी बल का मान हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, हमारे पास में जैसे ये कोई दो धारावाही चालक हैं, ये हमने एक वायर ले लिया, ये हमने एक दूसरा वायर ले लिया। दोनों जो वायर हैं इनकी जो लंबाई है वो स्मॉल l के इक्वल है। किसके बराबर है? स्मॉल l के इक्वल। इन चालकों को हम नाम दे देते हैं, ये चालक A है और ये चालक B है। आप फर्स्ट और सेकंड भी दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया A और B। चालक A से जो प्रवाहित धारा है उसे आप I1 कह दीजिए, या इसको जो फर्स्ट आप लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, ये चालक फर्स्ट है और ये चालक क्या है? सेकंड। इसमें से प्रवाहित धारा को मैंने कह दिया I1, इसमें से प्रवाहित जो धारा है उसको मैंने कह दिया I2। दो चालक लिए हैं हमने, एक दूसरे के समांतर हमने इनको रखा है और दोनों चालकों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल d कंसीडर कर लिए।
देखिए कुछ चीजें हमने मानी है, यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तार है जिन प्रत्येक की लंबाई स्मॉल l की इक्वल है। उनमें से प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 हैं और दोनों चालकों के मध्य की दूरी स्मॉल d की इक्वल है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहां पर इन चीजों को पुट कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इस चालक के कारण से इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ, इसके कारण से इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, फिर हम बात करेंगे इन पर लगने वाले बल की। तो देखिए समझने वाला वीडियो है, आप कंटिन्यू नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, देख लीजिए कि ये हमारे पास में माना दो समांतर धारावाही चालक हैं, माना दो समांतर धारावाही समांतर हैं धारावाही चालक हैं जिनके मध्य की दूरी, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d है, जिनके मध्य की दूरी स्मॉल d है तथा उनमें से I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए विद्यार्थी, जब किसी चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब इसमें से धारा का प्रवाह होगा तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र हम देखेंगे। इसमें से जब धारा का प्रवाह होगा तो पहले चालक के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो देखिए जब पहले चालक से विद्युत का प्रवाह होता है तो इस चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो हम दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। दाहिने हाथ का जो अंगूठे का नियम है वो क्या है कि आप धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। अंगूठा कौन से डायरेक्शन में रहना चाहिए? धारा की दिशा में रहना चाहिए। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो यहां से आप देखेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। अंगुलियां किधर है दोस्तों? अंदर की ओर। तो इस चालक के कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर वो होगा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और उसे मैं पुट कर देता हूं B1 से। ये मैंने इस तरीके से इसको दिखा दिया है, इस तरीके से दिखा दिया। ये B1 की डायरेक्शन है, ये अंदर की ओर है। वैसे इधर दिख रही है आप लोगों को, बट अंदर की ओर है। क्लियर? अब देखो चालक फर्स्ट के कारण, किसके कारण? चालक फर्स्ट के कारण, चालक सेकंड पर चुंबकीय क्षेत्र, पर चुंबकीय क्षेत्र पहले के कारण से दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? B1 से मैंने यहां पर पुट किया है। अब देखिए जब किसी धारावाही चालक तार में से विद्युत का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? μ0 I अपॉन 2πr होता है। r दूरी पर आप देखते हैं तो 2πr, यहां पर दोनों चालकों के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? d। तो μ0 I अपॉन 2πd, और यहां पर पहले चालक में से प्रवाहित धारा भी कितनी है? I1 है। तो μ0 I1 अपॉन 2πd, ये आ गया हमारे पास में। इसे हमने दे दी है क्वेश्चन नंबर 1। पहले चालक के कारण से दूसरे चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने यहां पर दिखा दी है। फिर देखिए विद्यार्थियों, दूसरे चालक के कारण से इस चालक के कारण से इस चालक के ऊपर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहां से जब धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से
इसके ऊपर जो धारा की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो अंगुलियों की दिशा में होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से हम इस चालक में से जब धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। अंगूठा धारा की दिशा में तो मुड़ी हुई अंगुलियां यहाँ पर बाहर की ओर, यहाँ पर बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और इसे हम B2 से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है? B2 से लिखा जा रहा है। तो देखिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं, चालक सेकंड के कारण, दूसरे चालक के कारण चालक फर्स्ट पर चुंबकीय क्षेत्र तो वो हो जाएगा B2। वो कितना हो जाएगा? B2 बराबर μ0 I2 अपॉन 2 पाई d। सिमिलर तरीके से आ चुका है। देखो एक बार समझ लीजिए, इस चालक में से जब धारा प्रवाहित होती है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होता है और जब इसमें से धारा I2 प्रवाहित होती है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न होता है। और उनकी जो वैल्यू है वो हमने एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोगों में हमने देख ली है। μ0 I अपॉन में 2 पाई r होती है, यहां पर r का मान d के इक्वल है। विद्यार्थी यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इस चालक में से धारा का प्रवाह हो रहा है I1 का, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B2। तो और हमने ये पढ़ लिया है पहले कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। उस पर क्या काम करेगा? बल काम करेगा। तो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पर बल लग रहा है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस पर बल लग रहा है। तो हम अब देख लेते हैं बल कि पहला चालक दूसरे पर कितना बल लगाता है और दूसरा चालक पहले पर कितना बल लगाता है। हालांकि दोनों बलों का जो मान है, परिमाण है, वो सेम आने वाला है, बट हमें देखना तो पड़ेगा। देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर इस चालक के ऊपर कितना बल लग रहा है और उससे दूसरे के कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसके कारण से इस पर बल लग रहा है। तो पहले चालक पर लगने वाला बल हम यहां पर देखेंगे। देखिए मैं इसको पुट कर देता हूं, यहां पर क्या करना चाह रहे हैं हम? दूसरे चालक के कारण, दूसरे चालक मतलब चालक सेकंड के कारण पहले चालक पर मतलब चालक फर्स्ट पर लगने वाला बल हम देख लेते हैं। लगने वाला बल क्या होगा? अब देखो इस बल को हम क्या लिख रहे हैं? कैपिटल। दूसरा जो चालक है वो पहले पर बल लगा रहा है। दूसरा किस पर बल लगा रहा है? पहले पर। तो इसे हम F12 से लिख रहे हैं, दूसरा पहले पर बल लगा रहा है। इसका मतलब देखिए दूसरे चालक के द्वारा पहले चालक पर लगने वाला बल। तो F12 से हमने इसको पुट कर दिया है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? देखिए F12 इक्वल टू बल का जो फॉर्मूला है वो होता है IL क्रॉस B। IL क्रॉस B। I होता है उस चालक में से बहने वाली धारा, L होती है उस चालक की लंबाई और B होता है उस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहां पर देखिए इस पर लगने वाला हम बल देख रहे हैं। तो इस पर लगने वाले बल की जो वैल्यू है वो क्या होगी? इसमें से बहने वाली धारा I1 फिर क्रॉस मतलब I1 इंटू L क्रॉस B। तो इसकी लंबाई कितनी? L। दोनों ही चालकों की लंबाई हमने L कंसीडर की है। ये है लंबाई L क्रॉस, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है विद्यार्थियों? B2। तो L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये हमारे पास में आ चुका है F12 की वैल्यू। अब देखिए इस बल को हम इस डायग्राम में भी दिखा देते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F12 की दिशा क्या होगी। तो F12 की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। देखिए FBI, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या रहें? एक दूसरे के लंबवत रहें। तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। एक बार फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सुन लीजिए। तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है।
अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या रहें, एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए कि ये हमारा बायां हाथ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की ओर है, ये ऐसे रहेगा। चलिए ये ऐसे रहेगा हाथ, देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। अब ऐसे देख लीजिए, ये बेटर तरीका है। ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, धारा ऊपर की ओर, तो अंगूठा बल को व्यक्त करेगा, इधर लगेगा। देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, धारा ऊपर, अंगूठे की दिशा में बल लगेगा। तो B2 की डायरेक्शन इधर होगी, I1 की डायरेक्शन इधर, तो F12 इधर होगा। F12 पहले चालक से दूसरे चालक की ओर इसकी डायरेक्शन होगी, यह है F12। विद्यार्थियों, क्या आप लोगों को F12 समझ में आ चुका है? F12 की डायरेक्शन होगी पहले से दूसरे चालक की दिशा में, पहले से दूसरे चालक की दिशा में। तो विद्यार्थियों, इसकी डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली है। F12 का जो परिमाण है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, बोर्ड पर नजर रखिए। I1, अब देखिए L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L क्रॉस B, जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण साइन थीटा n कैप लगता है। तो यहां पर देखिए L B2 साइन 90 आ जाएगा, क्योंकि L और B2 के बीच का एंगल कितना है, L इस डायरेक्शन में और B2 ठीक बाहर की ओर। तो L और B2, L तो बोर्ड के तल में और B2 इधर है, तो इन दोनों ऐसे है, B2 इधर है, L इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है विद्यार्थियों, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से L B2 साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F12 का मान कितना आ गया, चलिए मैं यहां पर रख देता हूं, F12 बराबर आ गया I1L B2। I1L B2 हमारे पास में आ चुका है। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर B2 को रख देना है, समीकरण 2 को उठाकर उपरोक्त समीकरण में रखने पर। तो B2 यहां पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास में, I1, देखिए यह है B2 का मान μ0, तो मैं μ0 लिख देता हूं पहले, μ0। I1 यहां पर पड़ा है, ये I1 I2 अपॉन 2πd इंटू में L, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या कर दिया, B2 का मान वहां पर रख दिया, μ0 I2 2πd, तो ये तो है μ0 I2 2πd। यहां पर I1 पढ़ाई था, L पढ़ाई था, समझ आ गया? अब देखिए, ये तो था दूसरे चालक के द्वारा पहले चालक पर लगने वाला बल। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो पहला चालक है वो दूसरे चालक पर कितना बल लगाता है। पहला भी दूसरे पर लगाएगा, दूसरा पहले पर लगा रहा है। तो देखिए यहां पर अब देख लीजिए कि पहले चालक के द्वारा, चालक फर्स्ट के द्वारा, चालक फर्स्ट के द्वारा चालक सेकंड पर बल, चालक सेकंड पर बल, कितना बल काम करता है। देखिए इस बल को हम किससे लिखेंगे, F21 से पुट करेंगे, F21। F21 का मतलब क्या है कि पहला चालक दूसरे पर बल लगा रहा है। पहला किस पर लगा रहा है, इधर वाला इधर वाले पर लगा रहा है, तो पहला दूसरे पर बल लगा रहा है। और पहला चालक दूसरे पर बल, बल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल IL क्रॉस B। तो दूसरे चालक में से बहने वाली धारा कितनी है, I2, धारा तो कितनी है I2, इसकी लंबाई कितनी है L, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है B1। देखो कई बार हमें ऐसा लगता है दूसरे चालक पर लगने वाला बल देख रहे हैं तो यहां पर I2 B2 ऐसे आना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। दूसरे चालक पर तो चुंबकीय क्षेत्र तो B1 उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए B1 लिखेंगे।
कई बार हमें इस तरीके से लगता है कि जैसे ही भाई दूसरे चालक में से बहने वाली धारा I2 है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी तो V2 होना चाहिए, बट ये पहले चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इसको हमने B1 से लिखा है। इसको हमने किससे लिखा है? B1 से लिखा है विद्यार्थियों। B1 की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं I2 L B1 साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो F21 इक्वल टू I2 L B1 आ गया। B1 की वैल्यू रख दीजिए आप। किसकी वैल्यू रख दीजिए? समीकरण 1 से। देखो ये हमारे पास में है समीकरण 1, और समीकरण 1 की सहायता से हमें B1 का मान है इस समीकरण में पुट कर देंगे। तो B1 का मान कितना है? μ0 I1, ये I1 पड़ा है, अपॉन 2πd, ये तो आ गया B1 का मान। इधर क्या है? I2 इंटू L, तो ये आ गया I2, ये आ गया L, और इससे हम देते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 हमने यहां पर दे दिया है विद्यार्थियों। समीकरण 3 और 4 को आप देखिए गौर करके। समीकरण 3 के अंदर है μ0 I1 I2 L अपॉन 2πd। इसमें देखो μ0 I1 I2 L अपॉन 2πd, इन दोनों ही समीकरणों की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। दोनों ही समीकरणों में जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? सेम। इसका मतलब है दोनों बल सेम परिमाण में काम करते हैं। अब मैं इस बल की डायरेक्शन भी आप लोगों को बता देता हूं कि इस चालक के ऊपर बल लग रहा है, ये जो F21 है, F21 इसकी डायरेक्शन क्या है वो भी देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ही हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो बाएं हाथ का नियम यहां पर हम अप्लाई करेंगे, ये B की दिशा में, ये I की दिशा में अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। देखो तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये जो मध्यमा है वो धारा की दिशा में है, तो अंगूठा इधर है, इस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन भी इधर होगी, इस पर बल इधर काम करेगा, और उस बल को हम लिख देंगे F21 से। किससे लिख देंगे? F21 से। तो विद्यार्थियों समीकरण 3 और 4 में हमने F12 और F21 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और ये प्राप्त कर लिया है कि दोनों का ही जो मान होता है वो सेम होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। अब हम यहां पर देख लेंगे कि प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है। यहां पर देखिए डायग्राम से भी स्पष्ट हो रहा है कि दोनों बलों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, और समीकरण 3 और 4 से हम बता देंगे कि दोनों बलों का जो परिमाण है वो सेम होता है। तो दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बलों का परिमाण समान और दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, और जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो आकर्षण बल काम करता है, और जब दिशा एक दूसरे की विपरीत होती है तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। विद्यार्थियों मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं, इसको भी हम स्पष्ट कर देंगे। देखिए अब यहां पर हम दोनों चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की बात करते हैं। देखिए पहला चालक जो समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हुआ है कि F12 और F21 दोनों का परिमाण समान होता है। देखिए F12 या जो F21 है इसकी वैल्यू हमारे पास में अभी निकल कर आई μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L, जहां I1 I2 उन तारों में से प्रवाहित धारा, D दोनों समांतर तारों के मध्य की दूरी, और L उन तारों की लंबाई है। तो प्रति एकांक लंबाई पर देखो यहां से क्या स्पष्ट हुआ कि समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान
परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होते हैं। दिशा में विपरीत होते हैं। एक तो ये रिजल्ट निकला। दूसरा रिजल्ट क्या निकलता है विद्यार्थियों, वो भी समझ लीजिए कि यदि समान दिशा में जब धारा प्रवाहित होती है तो उनके मध्य लगता है आकर्षण बल, और प्रति समांतर धारा प्रवाहित होती है एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब उन तारों में से विद्युत का प्रवाह होता है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो हमने ये तो देखा था पहले चैप्टर में कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, बट यहां पर उसका उल्टा है कि समान दिशाओं में जब धारा बहती है तो आकर्षण बल लगेगा, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब धारा बहती है तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। हमने डायग्राम से बता भी दिया था, और आप प्रति समांतर वाला भी डायग्राम समझ सकते हैं कि समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर समान दिशा में धारा प्रवाह से तारों के मध्य आकर्षण। देखो एक बार फिर से सुन लेना कि समान दिशा में धारा प्रवाह से तारों के मध्य आकर्षण बल व विपरीत दिशा में धारा प्रवाह से प्रतिकर्षण बल लगता है। तारों के मध्य कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, काम करता है। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं, यदि प्रति एकांक लंबाई की बात करें तो कितना बल काम करेगा ये देख लीजिए कि धारावाही चालक की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, धारावाही चालक की प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो धारावाही चालक की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल काम करता है वो हम यहां पर देख लेते हैं। L का यदि हम इसमें भाग लगा दें तो ये तो है बल में लंबाई का भाग लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो देखिए प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम स्मॉल f से लिखेंगे, तो F12 या F21 ये सेम ही होगा। और देखिए ये किसके बराबर होता है? प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मतलब है F12 बट्टे में L या F21 बट्टे में L। तो F12 को तो हम लिख देंगे स्मॉल f12 और F21 बट्टे में L को लिख देंगे स्मॉल f21। तो यह है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, जो कि किसके बराबर होगा? यहां से देख लीजिए L का जब भाग लगा देंगे तो इधर क्या रह गया? म्यू0 I1 I2 अपॉन में 2 पाई d रह गया। तो म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d ये हमारे पास में आ गया है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला। समझ में आ जाना चाहिए विद्यार्थी, यहां तक समझ में आ गया। तो यह है किसी यदि दो धारावाही चालक यदि हम ले और उनके प्रति एकांक लंबाई पर कितना चुंबकीय बल काम करता है तो वह है म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। अब यहां पर हम 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एम्पीयर के द्वारा, ये जो मैंने टॉपिक बताया आप लोगों को सारा का सारा वो एम्पीयर के द्वारा बताया गया,
और 1820 से 1825 के मध्य इसे संपूर्ण दोनों चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक फाइंड आउट किया गया। इसके साथ में उन्होंने 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी दी, जिसको मान्यता हालांकि कुछ वर्षों बाद में मिली, बट उन्होंने 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा दी। वो क्या है वो समझ लीजिए। यहां से आप देखेंगे हमारे पास में जो बल का फॉर्मूला है वो ये है, बल का फॉर्मूला ये वाला है, और इसी फॉर्मूले पर ही आधारित होती है 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। काफी पॉपुलर डेफिनेशन है और बोर्ड एग्जाम्स में लगभग हर साल इसे पूछ लेते हैं। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, कैसे हम परिभाषित करेंगे 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या डेफिनेशन होगी? तो देखिए 1 एम्पीयर की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो क्या है, इसके लिए हम कुछ चीजें मानकर चलेंगे, तब जाकर आप लोगों को ये समझ में आएगा। यदि हम क्या ले लें, दोनों चालकों की लंबाई 1-1 मीटर ले लें। L का मान मैंने कितना ले लिया, 1-1 मीटर ले लिया। I1 और I2 दोनों में से प्रवाहित जो धारा है वो भी मैंने 1 एम्पीयर ले ली है। कितनी ले ली है हमने, 1 एम्पीयर। और दोनों चालकों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो भी मैंने 1 मीटर ले लिए। तो एकांक लंबाई का चालक लिया, दोनों के मध्य की दूरी एकांक मीटर ले ली, और दोनों चालकों से 1-1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करवा दी। तो इस फॉर्मूले में देखिए I1 का मान 1, I2 का मान 1, L का मान 1, D का मान 1, तो F12 या F21 का मान कितना आएगा, F12 का मान आ गया म्यू जीरो, 1 गुणा 1 गुणा 1, ये तो 1 हो गया, बट्टे में भी 1, तो म्यू जीरो बट्टे में 2 पाई आ गया। म्यू जीरो बट्टे में 2 पाई हमारे पास में आ चुका है। अब म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर होती है। तो देखो यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, 4 पाई गुणा 10⁻⁷ बट्टे में 2 पाई। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 1 2 भी कैंसिल हो गया। F12 की वैल्यू कितनी आ गई है विद्यार्थियों, 2 गुणा 10⁻⁷, और ये आएगी न्यूटन में। ये किस में आएगी, न्यूटन में। तो अब देखना इसमें कि जब हम दोनों चालकों की लंबाई 1-1 मीटर ले लें, दोनों चालकों की लंबाई कितनी ली, 1-1 मीटर, दोनों चालकों से प्रवाहित धारा कितनी ली, 1-1 एम्पीयर, तो और दोनों चालकों के मध्य की दूरी कितनी ली, 1 मीटर, तो उन दोनों चालकों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होगा। अब 1 एम्पीयर की जो डेफिनेशन है वो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। यदि प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों के मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन है, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1-1 एम्पीयर होगी। देखो हमने क्या लिया है कि दो समांतर धारावाही चालकों की लंबाई एकांक ली है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एकांक ली है, और यदि उन चालकों के मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन है, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित जो धारा है वो 1-1 एम्पीयर होगी। यही है 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, जो कि मैं अब यहां पर पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने। यहां पर ही हम रख देते हैं, इसकी डेफिनेशन पुट कर देते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन, मैंने समझा दिया है, अब मैं यहां पर छाप देता हूं इसको, और क्या समझ में आ गई तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि एकांक लंबाई वाले दो समांतर चालकों के मध्य की दूरी यदि 1 मीटर हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ मीटर हो, 7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1-1 एम्पीयर होगी। ठीक है, देख मैं यहां पर पुट कर देता हूं 1 एम्पीयर की परिभाषा। 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है ये।
क्या है? एकांक लंबाई वाले दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य की दूरी एकांक हो। मध्य की दूरी एकांक हो, एकांक का मतलब 1 मीटर हो, तथा दोनों चालकों के मध्य लगने वाला बल 2×10⁻⁷ न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। तो दोस्तों ये थी 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। और इस वीडियो में आपने देखा कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में से विद्युत का प्रवाह होता है तो उनके मध्य चुंबकीय बल काम करता है, और उस चुंबकीय बल की जो वैल्यू है वो है μ0 I1I2L/2πD, जहां D दोनों तारों के मध्य की डिस्टेंस होती है और L प्रत्येक तार की लंबाई होती है। और यहां से हमने 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी आप लोगों के सामने रखी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।